दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई विश्व प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद भारत की खोज। ये पुस्तक भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता की आत्मा को समझने की एक गहरी यात्रा है। अहमदनगर किले की जेल में लिखी गई ये कृति प्राचीन भारत से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक की कहानी को विचारशील और मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक बताती है कि भारत केवल एक देश नहीं बल्कि एक जीवंत सभ्यता है। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1, अहमदनगर का किला। अहमदनगर का किला इस पुस्तक का आरंभिक अध्याय है, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ऐतिहासिक और वैचारिक यात्रा शुरू करते हैं। यह अध्याय केवल एक स्थान का वर्णन नहीं है, बल्कि लेखक की मानसिक अवस्था, आत्मचिंतन और भारत की खोज की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। नेहरू इस अध्याय में बताते हैं कि वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अहमदनगर किले में बंदी बनाए गए थे। जेल का ये वातावरण उनके लिए शारीरिक कैद का प्रतीक था, लेकिन मानसिक रूप से यही स्थान उन्हें भारत के अतीत में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अवसर देता है। किले की मोटी दीवारें, सन्नाटा और एकाकीपन लेखक को गहरे चिंतन की ओर ले जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि जेल की चारदीवारी उन्हें बाहरी दुनिया से भले ही अलग कर दे, लेकिन उनके विचारों को बांध नहीं सकती। इसी एकांत में उन्हें भारत के इतिहास, उसकी सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता पर सोचने का अवसर मिलता है। नेहरू लिखते हैं कि इतिहास उनके लिए केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि मानव चेतना के विकास की कहानी है। इस अध्याय में नेहरू अपने व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक संघर्ष के बीच संबंध को भी रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा को पहचानने और उसे पुनः जागृत करने का प्रयास था। अहमदनगर का किला उनके लिए आत्मनिरीक्षण का केंद्र बन जाता है, जहां वे ये प्रश्न उठाते हैं कि भारत क्या है और भारतीय होने का अर्थ क्या है। नेहरू इस अध्याय में ये भी स्वीकार करते हैं कि भारत की विशालता और विविधता को समझना आसान नहीं है। भारत अनेक भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और विचारधाराओं का संगम है। फिर भी इस विविधता के भीतर एक अदृश्य एकता विद्यमान है। यही एकता उन्हें भारत के अतीत को जानने और समझने के लिए प्रेरित करती है। वे मानते हैं कि वर्तमान को समझने के लिए अतीत की गहरी जानकारी आवश्यक है। अहमदनगर किले में रहते हुए नेहरू अपने चारों ओर घट रही विश्व घटनाओं पर भी दृष्टि डालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, उपनिवेशवाद की क्रूरता और मानव सभ्यता के संकट उन्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत की भूमिका भविष्य की दुनिया में क्या होगी। वे भारत को केवल एक गुलाम राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, जिसके पास मानवता को देने के लिए बहुत कुछ है। इस प्रकार अहमदनगर का किला अध्याय पुस्तक की नींव रखता है। ये अध्याय पाठक को लेखक के मन, उसके संघर्ष और उसकी जिज्ञासा से परिचित कराता है। यहीं से भारत की खोज की यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जो इतिहास, संस्कृति और आत्मचिंतन के मार्ग से होकर गुजरती है। अध्याय 2, बाडेनवाइलर और लौज़ान। बाडेनवाइलर और लौज़ान अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज की यात्रा को भौगोलिक सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। ये अध्याय उनके व्यक्तिगत अनुभवों, स्मृतियों और ऐतिहासिक चिंतन का सुंदर मिश्रण है। नेहरू यहाँ यूरोप के दो स्थानों बाडेनवाइलर जर्मनी और लौज़ान स्विट्जरलैंड का उल्लेख करते हुए भारतीय इतिहास और आधुनिक विश्व के बीच संबंध स्थापित करते हैं। नेहरू बाडेनवाइलर को इसलिए याद करते हैं क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए थे। तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता थे, जिन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। नेहरू के लिए बाडेनवाइलर केवल एक यूरोपीय नगर नहीं, बल्कि भारतीय राष्ट्रवाद की एक जीवंत स्मृति है। वे बताते हैं कि किस प्रकार एक विदेशी भूमि पर भारतीय नेता का अंतिम समय बिताना औपनिवेशिक युग की विडंबना को दर्शाता है। इसके बाद नेहरू लौज़ान का उल्लेख करते हैं, जो एक शांत और सुंदर यूरोपीय शहर है। यहाँ वे पश्चिमी सभ्यता, उसके बौद्धिक वातावरण और जीवन शैली पर विचार करते हैं। नेहरू पश्चिम की वैज्ञानिक प्रगति, अनुशासन और संगठन क्षमता की सराहना करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी संकेत देते हैं कि पश्चिमी सभ्यता भौतिक उन्नति पर अधिक निर्भर हो गई है, जिससे मानवीय मूल्य पीछे छूटते जा रहे हैं।
इस अध्याय में नेहरू भारत और पश्चिम की तुलना करते हुए कहते हैं कि दोनों सभ्यताओं की जड़ें अलग-अलग हैं। पश्चिम का विकास तर्क, विज्ञान और बाह्य दुनिया को समझने पर केंद्रित रहा है, जबकि भारत ने आंतरिक चेतना, आत्मज्ञान और दर्शन को अधिक महत्व दिया है। नेहरू का मानना है कि दोनों सभ्यताओं में श्रेष्ठता और सीमाएं हैं और मानवता का भविष्य इन दोनों के संतुलन में निहित है। नेहरू अपने विदेश प्रवास के अनुभवों के माध्यम से ये स्पष्ट करते हैं कि भारत को केवल पश्चिम की नकल नहीं करनी चाहिए। भारत की अपनी सांस्कृतिक पहचान है, जिसे समझे बिना आधुनिकता को अपनाना खतरनाक हो सकता है। वे ये भी कहते हैं कि औपनिवेशिकवाद ने भारत और पश्चिम के संबंधों को असमान बना दिया था, जिससे भारत को हीन भावना का सामना करना पड़ा। अध्याय के अंत में नेहरू ये विचार प्रस्तुत करते हैं कि किसी राष्ट्र की पहचान केवल उसकी भौतिक प्रगति से नहीं, बल्कि उसकी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मा से बनती है। बार्डेनवाइलर और लॉज़ान उनके लिए ऐसे प्रतीक बन जाते हैं जिनके माध्यम से वे भारत की आत्मा को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार ये अध्याय पाठक को ये समझने में मदद करता है कि भारत की खोज केवल भारत के भीतर की यात्रा नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ उसके संबंधों को समझने की भी प्रक्रिया है। अध्याय 3, खोज की यात्रा, द क्वेस्ट। खोज की यात्रा अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत को समझने की अपनी बौद्धिक और आत्मिक यात्रा को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। ये अध्याय पूरी पुस्तक का वैचारिक आधार है, जहां लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि वे भारत की खोज क्यों और कैसे कर रहे हैं। उनके लिए ये खोज केवल ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और उसकी निरंतरता को पहचानने का प्रयास है। नेहरू बताते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी सभ्यता अत्यंत प्राचीन है, फिर भी वो निरंतर परिवर्तन के दौर से गुजरती रही है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी देश को समझने के लिए उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखना आवश्यक है। भारत की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए उसके हजारों वर्षों पुराने इतिहास में झांकना अनिवार्य है। इसी सोच से उनकी खोज आरंभ होती है। इस अध्याय में नेहरू इतिहास को देखने के पारंपरिक दृष्टिकोण पर भी प्रश्न उठाते हैं। वे कहते हैं कि इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और तिथियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आम जनता के जीवन, उनके विचारों, विश्वासों और संघर्षों की कहानी भी है। भारत के इतिहास में उन्हें एक गहरी सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है, जो बाहरी आक्रमणों और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद बनी रही। नेहरू ये भी स्वीकार करते हैं कि भारत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक विविधता है, भाषाओं की, धर्मों की, जातियों की और परंपराओं की। फिर भी इस विविधता के भीतर एक अदृश्य एकता मौजूद है, जो भारत को एक सूत्र में बांधती है। यही एकता उनकी खोज का मुख्य विषय बन जाती है। अध्याय में नेहरू ये स्पष्ट करते हैं कि वे न तो अतीत की अंधी प्रशंसा करना चाहते हैं और न ही उसे पूरी तरह नकारना। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। वे भारत की महान उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उसकी सामाजिक कमजोरियों, अंधविश्वासों और रूढ़ियों की आलोचना भी करते हैं। उनके अनुसार सच्ची खोज वही है जो सत्य को बिना भय और पक्षपात के स्वीकार करे। नेहरू इस खोज को व्यक्तिगत अनुभवों से भी जोड़ते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों और लोगों को निकट से देखा था। किसानों, मजदूरों और आम जनता के जीवन ने उन्हें ये समझने में मदद की कि भारत केवल ग्रंथों और दर्शन में नहीं, बल्कि आम लोगों के जीवन में बसता है। अध्याय के अंत में नेहरू ये संकेत देते हैं कि भारत की खोज कोई समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है, जिसमें हर पीढ़ी को नए प्रश्नों के उत्तर खोजने होते हैं। इस प्रकार खोज की यात्रा अध्याय पाठक को भारत को एक जीवंत, गतिशील और चिंतनशील सभ्यता के रूप में देखने की दृष्टि देता है और आगे के अध्यायों के लिए वैचारिक आधार तैयार करता है। अध्याय 4, भारत की खोज। भारत की खोज अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की ऐतिहासिक पहचान और सांस्कृतिक आत्मा को और अधिक गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये अध्याय उस मूल प्रश्न पर केंद्रित है कि भारत वास्तव में क्या है और उसकी निरंतरता किस प्रकार बनी रही है। नेहरू के अनुसार भारत कोई स्थिर या जड़ इकाई नहीं है, बल्कि एक जीवंत सभ्यता है जो समय के साथ बदलती रही है, फिर भी अपनी मूल चेतना को बनाए रखती है। नेहरू बताते हैं कि भारत की खोज करने का अर्थ केवल उसके भौगोलिक विस्तार को जानना नहीं है। भारत को उसकी भूमि, नदियों,
पर्वतों और जलवायु से अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रकृति ने भारतीय जीवन और सोच को गहराई से प्रभावित किया है। गंगा, यमुना और सिंधु जैसी नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की जीवन रेखाएं रही हैं। इन नदियों के किनारे ही समाज, संस्कृति और चिंतन का विकास हुआ। इस अध्याय में नेहरू भारतीय सभ्यता की प्राचीनता पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसने निरंतर विकास की प्रक्रिया को बनाए रखा। वैदिक काल, उपनिषदों का दर्शन और महाकाव्यों की परंपरा, ये सभी भारत की बौद्धिक धरोहर के प्रतीक हैं। नेहरू के अनुसार भारत की विशेषता ये रही है कि उसने विभिन्न विचारधाराओं और मतों को आत्मसात किया, बजाय उन्हें नकारने के। नेहरू भारत की विविधता को उसकी शक्ति मानते हैं। भाषाओं, धर्मों और रीति रिवाजों की विविधता के बावजूद भारत में एक सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। वे इसे भावनात्मक एकता कहते हैं, जो भारतीयों को एक दूसरे से जोड़ती है। ये एकता राजनीतिक सीमाओं से कहीं अधिक गहरी है और सदियों के साझा अनुभवों से बनी है। अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि भारत ने बाहरी आक्रमणों और प्रभावों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने भीतर समाहित कर लिया। यूनानी, शक, कुषाण, मुस्लिम और अन्य प्रभाव भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए और उसे और समृद्ध बना गए। ये आत्मसात करने की क्षमता भारत की सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं। नेहरू ये स्पष्ट करते हैं कि भारत की खोज केवल अतीत की महिमा का गुणगान नहीं होनी चाहिए। सामाजिक असमानता, जाति प्रथा और अंधविश्वास जैसी समस्याएं भी भारत के इतिहास का हिस्सा रही हैं। इनके बिना ईमानदार मूल्यांकन संभव नहीं है। उनके अनुसार भारत को समझने के लिए उसके उजले और अंधेरे दोनों पक्षों को स्वीकार करना आवश्यक है। अध्याय के अंत में नेहरू ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत एक निरंतर प्रवाह है, एक ऐसी सभ्यता जो बदलती परिस्थितियों के बीच भी अपनी पहचान बनाए रखती है। भारत की खोज अध्याय पाठक को ये समझने की दृष्टि देता है कि भारत को जानना वास्तव में मानव सभ्यता की एक गहरी और व्यापक खोज है। अध्याय 5 युगों के माध्यम से। अध्याय 5 युगों के माध्यम से में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास की लंबी यात्रा को एक सतत प्रवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में वे ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि भारत की सभ्यता कैसे विभिन्न युगों से गुजरते हुए विकसित हुई और किस प्रकार उसने समय के साथ स्वयं को ढाला। नेहरू इतिहास को खंडों में बांटकर नहीं, बल्कि एक जीवंत और निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखने पर जोर देते हैं। नेहरू इस अध्याय की शुरुआत प्राचीन काल से करते हैं। वे सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि ये सभ्यता उच्च स्तर की नगर योजना, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक चेतना का प्रमाण थी। इसके बाद वैदिक युग आता है, जहां धार्मिक और दार्शनिक चिंतन ने भारतीय समाज की दिशा तय की। वेदों, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों में जीवन, प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने की गहरी जिज्ञासा दिखाई देती है। इसके बाद नेहरू बौद्ध और जैन परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि ये आंदोलन समाज में फैली असमानताओं और कर्मकांडों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरे। गौतम बुद्ध और महावीर ने करुणा, अहिंसा और नैतिक जीवन पर बल दिया, जिससे भारतीय चिंतन को एक नया मानवीय आयाम मिला। मौर्य काल, विशेषकर अशोक के शासन को नेहरू भारतीय इतिहास का एक उज्जवल अध्याय मानते हैं, जहां राज्य और नैतिकता के बीच संतुलन का प्रयास दिखाई देता है। नेहरू गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग बताते हैं। इस काल में कला, विज्ञान, गणित, साहित्य और दर्शन में अद्भुत प्रगति हुई। कालिदास का साहित्य, आर्यभट्ट का वैज्ञानिक योगदान और अजंता की गुफाएं इस युग की रचनात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। नेहरू के अनुसार ये काल भारतीय आत्मविश्वास और रचनात्मकता का चरम था। मध्यकाल पर आते हुए नेहरू इस्लाम के आगमन और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। वे इस काल को केवल संघर्ष और टकराव का युग नहीं मानते, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय का समय भी बताते हैं। सूफी और भक्ति आंदोलनों ने धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय एकता को बढ़ावा दिया। कबीर, नानक और चैतन्य जैसे संतों ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। अध्याय के अंत में नेहरू ये स्पष्ट करते हैं कि भारत का इतिहास केवल उत्थान और पतन की कहानी नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हर युग ने अगले युग को प्रभावित किया है। भारत ने अपने अतीत से सीखते हुए आगे बढ़ने की क्षमता दिखाई है।
युगों के माध्यम से अध्याय पाठक को ये समझने में मदद करता है कि भारत की पहचान सदियों के अनुभवों से बनी है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अध्याय 6 नई समस्याएं। इस अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के इतिहास में उस मोड़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां प्राचीन और मध्यकालीन निरंतरता के बाद देश को बिल्कुल नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह अध्याय मुख्य रूप से औपनिवेशिक युग के प्रारंभ और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक और मानसिक समस्याओं की विवेचना करता है। नेहरू के अनुसार ये समस्याएं केवल राजनीतिक नहीं थीं, बल्कि उन्होंने भारतीय जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया। नेहरू बताते हैं कि यूरोपीय शक्तियों, विशेष रूप से अंग्रेजों के आगमन के साथ भारत की ऐतिहासिक दिशा में बड़ा परिवर्तन आया। पहले के आक्रमणकारी भारत में बस गए थे और भारतीय समाज का हिस्सा बन गए थे, लेकिन अंग्रेज एक औपनिवेशिक शासक के रूप में आए जिनका उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण और प्रशासनिक नियंत्रण था। इससे भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था, विशेषकर ग्राम व्यवस्था और कुटीर उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए। इस अध्याय में नेहरू ब्रिटिश शासन द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा, कानून और प्रशासन की भी चर्चा करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को आधुनिक विज्ञान, तर्क और वैश्विक विचारों से परिचित कराया। इसी शिक्षा के माध्यम से एक नया मध्यम वर्ग उभरा, जिसने आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। किंतु नेहरू ये भी स्पष्ट करते हैं कि ये शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति और आवश्यकताओं से कटी हुई थी, जिससे भारतीयों में आत्महीनता और हीन भावना उत्पन्न हुई। नेहरू नई समस्याओं में सामाजिक संरचना पर पड़े प्रभावों को भी रेखांकित करते हैं। जाति प्रथा की कठोरता, सामाजिक असमानता और धार्मिक विभाजन औपनिवेशिक नीति के कारण और गहरे हो गए। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारतीय समाज की एकता को कमजोर किया। इससे राष्ट्रीय चेतना के विकास में बाधाएं उत्पन्न हुईं। अध्याय में नेहरू ये भी बताते हैं कि औपनिवेशिक शासन ने भारत को विश्व पूंजीवादी व्यवस्था से असमान रूप से जोड़ा। कच्चे माल का निर्यात और तैयार माल का आयात भारत को आर्थिक रूप से निर्भर बनाता गया। गरीबी, बेरोजगारी और अकाल जैसी समस्याएं बढ़ती चली गईं। नेहरू के अनुसार ये केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, बल्कि गलत नीतियों का परिणाम थीं। अध्याय के अंत में नेहरू ये संकेत देते हैं कि इन नई समस्याओं ने ही भारत में एक नई जागृति को जन्म दिया। शोषण और अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। भारतीयों ने धीरे धीरे ये समझना शुरू किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव नहीं है। इस प्रकार नई समस्याएं अध्याय स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करता है और आगे आने वाले अध्यायों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अध्याय 7 अंतिम चरण भाग 1 ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय। इस अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के उस निर्णायक दौर का विश्लेषण करते हैं जब ब्रिटिश शासन पूरी तरह स्थापित हो चुका था और उसके विरुद्ध संगठित राष्ट्रवादी आंदोलन धीरे धीरे आकार लेने लगा। ये अध्याय औपनिवेशिक सत्ता की मजबूती और भारतीय जनता में बढ़ती राजनैतिक चेतना, इन दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ समझाता है। नेहरू बताते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपना नियंत्रण और कठोर कर लिया। प्रशासनिक ढांचा अधिक केंद्रीकृत हुआ, सेना को पुनर्गठित किया गया और भारतीयों को सत्ता से दूर रखा गया। अंग्रेजों का उद्देश्य किसी भी प्रकार के व्यापक विद्रोह की संभावना को समाप्त करना था। इसके लिए उन्होंने कानून, पुलिस और नौकरशाही का ऐसा जाल बिछाया जिससे शासन मजबूत होता चला गया। इस अध्याय में नेहरू ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की भी आलोचना करते हैं। भारी कर, भूमि व्यवस्था और औद्योगिक नीतियों ने भारतीय किसानों और कारीगरों की स्थिति को दयनीय बना दिया। धन का निरंतर निकास इंग्लैंड की ओर होता रहा, जिससे भारत की गरीबी और गहरी होती चली गई। नेहरू के अनुसार ये शोषण केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि इससे भारतीयों का आत्मविश्वास भी कमजोर हुआ। इसी पृष्ठभूमि में राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय होता है। नेहरू बताते हैं कि पश्चिमी शिक्षा से प्रशिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग ने पहली बार संगठित रूप से ब्रिटिश शासन पर प्रश्न उठाने शुरू किए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी चेतना का परिणाम थी। प्रारंभिक दौर में कांग्रेस का स्वर नरम था और उसकी मांगें सुधारवादी थीं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। नेहरू इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि राष्ट्रवाद केवल राजनैतिक नेताओं तक सीमित नहीं था। धीरे धीरे ये भावना समाज के विभिन्न वर्गों में फैलने लगी।
समाचार पत्रों, साहित्य और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से राष्ट्रीय विचार जन जन तक पहुंचे। तिलक, गोखले और अन्य नेताओं ने अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक किया। स्वराज का विचार पहली बार व्यापक रूप से सामने आया। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इस राष्ट्रवादी आंदोलन में अनेक सीमाएं भी थीं। यह आंदोलन मुख्यतः शहरी और शिक्षित वर्ग तक सीमित था और आम जनता की भागीदारी अभी सीमित थी। फिर भी नेहरू इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इसी दौर में भारत ने स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। अध्याय के अंत में नेहरू ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रिटिश शासन की कठोरता ने अनजाने में ही राष्ट्रवादी चेतना को तेज कर दिया। दमन और शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में भारतीयों ने संगठित होना सीखा। इस प्रकार अंतिम चरण भाग 1 अध्याय स्वतंत्रता संग्राम के अगले, अधिक उग्र और जन आधारित चरण की भूमिका तैयार करता है। अध्याय 8 अंतिम चरण भाग 2 राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद। इस अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच बढ़ते टकराव का गहन विश्लेषण करते हैं। ये अध्याय उस दौर को दर्शाता है जब राष्ट्रवादी चेतना केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित न रहकर जनता के व्यापक हिस्से तक पहुंचने लगी और अंग्रेजी शासन के साथ उसका संघर्ष अधिक स्पष्ट और तीव्र हो गया। नेहरू बताते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारतीयों में ये भावना प्रबल होने लगी थी कि सुधारों से कुछ नहीं बदलेगा। ब्रिटिश शासन की मूल प्रकृति ही शोषणकारी थी। बंग भंग जैसी घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से भारत को कमजोर बनाए रखना चाहते हैं। इससे राष्ट्रवादी आंदोलन को नई ऊर्जा मिली और विरोध अधिक संगठित रूप में सामने आया। इस अध्याय में नेहरू महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश को एक निर्णायक मोड़ मानते हैं। गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा और जनभागीदारी को आंदोलन का आधार बनाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को केवल नेताओं तक सीमित न रखकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीब वर्गों से जोड़ा। असहयोग आंदोलन और बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता को चुनौती दी। नेहरू ये भी बताते हैं कि साम्राज्यवाद केवल राजनैतिक नियंत्रण नहीं था, बल्कि ये एक वैश्विक व्यवस्था थी जो एशिया और अफ्रीका के देशों का शोषण कर रही थी। भारत का संघर्ष इसी वैश्विक साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। वे कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं था, बल्कि वो मानव स्वतंत्रता और न्याय के व्यापक आदर्शों से जुड़ा हुआ था। अध्याय में नेहरू साम्राज्यवाद की मानसिकता की भी आलोचना करते हैं। अंग्रेज अपने शासन को सभ्यता मूलक मिशन बताकर ठहराते थे, लेकिन वास्तव में ये सत्ता और लाभ की राजनीति थी। इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रवाद नैतिकता, आत्मसम्मान और स्वशासन पर आधारित था। यही मूल अंतर दोनों के बीच टकराव का कारण बना। नेहरू ये स्वीकार करते हैं कि इस संघर्ष में भारत को अनेक कठिनाइयों और विभाजनों का सामना करना पड़ा। दमनकारी कानून, गिरफ्तारियां और हिंसा के बावजूद आंदोलन रुका नहीं। साथ ही धार्मिक और सामाजिक मतभेदों ने भी आंदोलन को कमजोर किया, लेकिन राष्ट्रीय चेतना लगातार मजबूत होती रही। अध्याय के अंत में नेहरू ये निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बीच ये संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी। ये दो अलग अलग विचारधाराओं का संघर्ष था। एक ओर प्रभुत्व और शोषण, दूसरी ओर स्वतंत्रता और समानता। अंतिम चरण भाग 2 अध्याय ये स्पष्ट करता है कि इसी वैचारिक संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता के और निकट पहुंचा दिया। अध्याय 9 अंतिम चरण भाग 3 द्वितीय विश्व युद्ध। इस अध्याय में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति और स्वतंत्रता आंदोलन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। यह अध्याय दर्शाता है कि किस प्रकार एक वैश्विक युद्ध ने भारत के आंतरिक संघर्ष को और अधिक जटिल लेकिन निर्णायक बना दिया। नेहरू बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना उसकी सहमति के युद्ध में झोंक दिया। भारतीय नेताओं से कोई परामर्श नहीं लिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अभी भी एक उपनिवेश था, न कि स्वतंत्र राष्ट्र। इस निर्णय से भारतीयों में गहरा असंतोष फैल गया और ब्रिटिश शासन की अलोकतांत्रिक प्रकृति और उजागर हो गई। इस अध्याय में नेहरू ब्रिटिश शासन की दोहरी नीति की तीखी आलोचना करते हैं। एक ओर ब्रिटेन लोकतंत्र, स्वतंत्रता और फांसीवाद के विरुद्ध युद्ध की बात करता था, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे देशों को गुलाम बनाए हुए था।
नेहरू के अनुसार ये नैतिक विरोधाभास भारतीय जनता को और अधिक जागरूक करता है। भारतीयों ने प्रश्न उठाया कि यदि स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है तो वही स्वतंत्रता भारत को क्यों नहीं दी जा सकती। नेहरू बताते हैं कि युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति और बिगड़ गई। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, महंगाई, खाद्य संकट और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बंगाल का अकाल इसी काल की सबसे भीषण त्रासदी था, जिसने औपनिवेशिक शासन की अमानवीय नीतियों को उजागर कर दिया। नेहरू के अनुसार ये अकाल प्राकृतिक कम और प्रशासनिक विफलता का परिणाम अधिक था। इस अध्याय में वे कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका पर भी प्रकाश डालते हैं। भारत की स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन इसी पृष्ठभूमि में सामने आया, जिसने अंग्रेजी शासन को सीधी चुनौती दी। नेहरू बताते हैं कि इस आंदोलन का दमन अत्यंत कठोर था। नेतृत्व को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए और हिंसा का सहारा लिया गया। फिर भी जनता का संघर्ष रुका नहीं। नेहरू ये भी इंगित करते हैं कि युद्ध के दौरान वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा था। यूरोपीय साम्राज्य कमजोर हो रहे थे और एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद के अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। भारत का संघर्ष अब केवल एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं, बल्कि वैश्विक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया था। अध्याय के अंत में नेहरू ये निष्कर्ष निकालते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत की स्वतंत्रता को अनिवार्य और अपरिहार्य बना दिया। युद्ध ने साम्राज्यवाद की कमजोरियों को उजागर किया और भारत को स्वतंत्रता के अंतिम चरण में पहुंचा दिया। अंतिम चरण भाग 3 अध्याय ये स्पष्ट करता है कि वैश्विक घटनाओं और आंतरिक संघर्षों के संगम से भारत की आज़ादी अब केवल समय की बात रह गई थी। अध्याय 10 पुनः अहमदनगर का किला। इस अध्याय भारत की खोज का अंतिम अध्याय है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ऐतिहासिक यात्रा को उसी स्थान पर लाकर पूर्ण करते हैं जहां से ये आरंभ हुई थी। ये अध्याय केवल एक भौगोलिक वापसी नहीं है, बल्कि एक गहन वैचारिक और भावनात्मक समापन है। इतिहास, राजनीति और दर्शन की लंबी यात्रा के बाद नेहरू पुनः आत्मचिंतन की अवस्था में लौटते हैं। नेहरू बताते हैं कि अहमदनगर का किला अब उनके लिए केवल एक जेल नहीं रहा। ये स्थान चिंतन, सीख और समझ का प्रतीक बन चुका है। इतने वर्षों के इतिहास को देखने और समझने के बाद वे भारत को एक नई दृष्टिकोण से देखते हैं। भारत उनके सामने केवल अतीत की महान सभ्यता नहीं, बल्कि भविष्य की अपार संभावनाओं वाला देश बनकर उभरता है। इस अध्याय में नेहरू भारत के भविष्य को लेकर अपनी आशाओं और चिंताओं को व्यक्त करते हैं। वे मानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता निकट है, लेकिन स्वतंत्रता अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली चुनौती स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण की है। गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक विभाजन जैसी समस्याएं भारत के सामने खड़ी हैं, जिनका समाधान बिना सामाजिक न्याय के संभव नहीं है। नेहरू इस बात पर विशेष बल देते हैं कि भारत को अपने अतीत से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उसमें बंद कर नहीं रहना चाहिए। अंध परंपराएं, रूढ़ियां और भेदभाव भविष्य के भारत के मार्ग में बाधा बन सकते हैं। विज्ञान, तर्क और आधुनिक सोच को अपनाते हुए भारत को मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज का निर्माण करना होगा। उनके अनुसार यही सच्ची भारत की खोज का परिणाम होगा। इस अध्याय में नेहरू विश्व परिदृश्य पर भी दृष्टि डालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया उन्हें अस्थिर और अनिश्चित लगती है। वे मानते हैं कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति, सहयोग और मानवता के मूल्यों का पक्षधर बनना चाहिए। भारत की भूमिका केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अध्याय के अंत में नेहरू एक दार्शनिक स्वर में ये कहते हैं कि इतिहास की ये यात्रा उन्हें किसी अंतिम उत्तर तक नहीं, बल्कि नए प्रश्नों तक ले आई है। भारत की खोज एक सतत प्रक्रिया है जो आने वाली पीढ़ियों द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। अहमदनगर का किला जहां वे शारीरिक रूप से बंद हैं, वहीं से उनका मन एक स्वतंत्र, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण भारत की कल्पना करता है। इस प्रकार पुनः अहमदनगर का किला अध्याय पुस्तक का सार और संदेश दोनों समेटे हुए है कि भारत की आत्मा अतीत, वर्तमान और भविष्य के निरंतर संवाद में ही सजीव रहती है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।